नेक्स्ट इस सीरीज़ का क्वेश्चन है, द डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये भाई हम कर चुके हैं पीछे, मैं इसका जो है वो आपको बता चुका हूँ। लेकिन इसी सीरीज़ में एक और क्वेश्चन खड़ा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास CH है तो उसको आप N से मल्टीप्लाई करोगे तो ही आएगा ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि N की वैल्यू वहाँ पे 6 होती है, तो वो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो C6H6 आ जाएगा, और C6H12O6 है, तो इसके लिए भी आपने CH2O को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो आपके पास C6H12O6 आएगा, तो मल्टीपल तो हुआ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के अंदर काफ़ी मर्तबा रिपीट हुआ है, तो आप इन दोनों के एग्जाम्पल की मदद से इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इसी सीरीज़ का क्वेश्चन है कि राइट फार्मूलाज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इस केस के अंदर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे राइट फार्मूलाज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो एक होता है कंबस्शन एनालिसिस, आपने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला के केस के अंदर कंबस्शन एनालिसिस, उसके अंदर वो अपने 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया था, मैग्नीशियम परक्लोरेट भी यूज़ किया था, याद होगा आपको। तो उसी फार्मूला को आपने यहाँ पे लिखना है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, ऊपर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, नीचे हम बटे में लिखेंगे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके पास है, मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन का जो एटॉमिक मैस होता है 12, और उसके साथ साथ इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस है 44, और इनटू 100 करेंगे तो आपके पास कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। सेम इसी तरीके से हाइड्रोजन की फाइंड करना चाहेंगे तो मैस ऑफ H2O, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लिखा था, नीचे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह पे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही, और जहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मैस लिखा था वहाँ पे हम अब हाइड्रोजन का लिखेंगे 2.016 आ जाएगा, नीचे वाटर का मोलर में जो है वो लिखेंगे इसका, तो वो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। दो का तो आप फाइंड कर सकते हो, और जो तीसरा है उसका इसी से भी फाइंड कर सकते हो और इस फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हो। वो कैसे कि ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो 100 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दें तो आपके पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं और अपने नंबर पूरे यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इसी लिस्ट का क्वेश्चन है, अ कंपाउंड मे हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जस्टिफाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो, सेम हो। अच्छा, फिर वो इसी क्वेश्चन को ये भी कह सकता है कि डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है। यूं भी दे सकता है, डिफाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ इज इट रिलेटेड टू द एम्पिरिकल फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला से किस तरीके से रिलेट होता है। तो ये सारी आप जो है ना वो बता सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन के आंसर में हम कहते हैं कि कंपाउंड में हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसा कि NH3 है, H2O है और CO2 है। तो इसके लिए हमारे पास जो N की वैल्यू होती है ना वो यूनिटी होती है, उसके लिए N की वैल्यू का होना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। तो n की वैल्यू जहाँ पे 1 होगी तो वहाँ पे आंसर वही सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे यूनिटी ही है इसलिए आंसर वही सेम आता है। सो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और बाकी जो जो इसके क्वेश्चन मैंने बताए उनके मैं आंसर पीछे बता चुका हूँ। अब दोबारा बताते हैं तो ऐसे वीडियो लेंथी हो जाएगी और आप लोग बोर होना शुरू भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़री बात है कि इतनी ज़्यादा देर सुनना और फिर केमिस्ट्री को सुनना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से समझता हूँ, लिहाजा परेशान नहीं हूँ। बस ये थोड़े से ही क्वेश्चन रहते हैं तो हमारा इंशाल्लाह ये पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आइए देखते हैं कि हमारे पास इसके बाद लिस्ट में कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है यहाँ पे जो भी है मैं उसको स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। डिफाइन ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम फार्मूला। ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम फार्मूला हम देखते हैं, इनको डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन ग्राम मॉलिक्यूल
और डिफाइन ग्राम फार्मूला का क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि डिफाइन ग्राम फार्मूला, गिव 2 एग्जाम्पल एंड डिफाइन फार्मूला ग्राम मालिक्यूल, गिव 2 एग्जाम्पल। इस तरीके से भी आ सकता है, तो ज़रा ख्याल से आपने इसको तैयार करना है। तो पहली डेफिनेशन कर रहा हूँ ग्राम मालिक्यूल की। द मालिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, molecular mass of a substance expressed in gram is called 1 gram molecule or 1 gram mole or simply a mole of that substance। मीन के 3 चीज़ें आपकी यहाँ पे हो चुकी हैं और इसके एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे, वाटर जैसे आपके पास है, कितना होता है जी 18 ग्राम वाटर, तो उसके लिए आपने ये लिखा है। अच्छा, फिर ग्राम फार्मूला वो इससे थोड़ा सा हटके है। द फार्मूला मैस ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, वहाँ पे मालिक्यूल का था, मालिक्यूलर मैस था, लेकिन यहाँ पे फार्मूला मैस है क्योंकि फार्मूला यूनिट की आप बात करो। द फार्मूला मैस ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम फार्मूला और 1 ग्राम जो आपके पास है मोल, या इसको आप सिंपली क्या कह सकते हो, मोल तो कह ही सकते हो ना। तो सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो टोटल 58.5 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद वो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता है कि NaCl हैज़ 58.5 AMU एज फार्मूला मैस एंड नॉट द मॉलिक्यूलर मैस जस्टिफाई। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये आयनिक कंपाउंड कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, देयरफॉर यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मैस नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे फार्मूला मैस ही लिखेंगे। और फार्मूला मैस ही इसका है कि जो कि हमने इसके मैसेस को, सोडियम और क्लोरीन के मैसेस को इकट्ठे करके बताया, तो इसका फार्मूला मैस ही होगा। तो मॉलिक्यूल का फार्मूला मैस नहीं होता, ये बात माइंड में रखिएगा। इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन कई आ सकते हैं, तो आपने उनमें घबराना नहीं है। व्हाट इज एवोगैड्रोज नंबर, गिव इक्वेशन टू रिलेट द एवोगैड्रो नंबर एंड मैस ऑफ एन एलिमेंट आर अ सब्सटेंस। अच्छा, तो इसके अंदर वो कहता है कि एवोगैड्रो नंबर को क्या करो, डिफाइन करो। तो आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल, वो एटम्स हूँ, आयन्स हूँ, मॉलिक्यूल्स हूँ, फार्मूला यूनिट हूँ, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 1 मोल सब्सटेंस के साथ, उसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। और इसको डिनोट किस चीज़ से करते हैं, Na से। दोनों कैपिटल हैं, लेकिन ए थोड़ा सा नीचे करके आप लिखेंगे Na से। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसका आपको अच्छे से पता है कि 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। तो रिलेशनशिप की भी बात कर रहे हैं आगे, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि 1 मोल अगर आपके पास हाइड्रोजन हूँ तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23, और इसका मैस कितना होगा 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इसका रिलेशनशिप भी आप लिख सकते हैं, एक या दो एग्जांपल दे सकते हैं। तो इसी लिस्ट में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम जो है वो जहाँ पे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। डिफाइन मोलर वॉल्यूम, गिव 2 एग्जांपल, और व्हाट इज मीन्ड बाय मोलर वॉल्यूम, ये भी आ सकता है। तो मोलर वॉल्यूम का भी आपको पता होना चाहिए कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय जस्ट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। और वो किस चीज़ के इक्वल होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। मीन कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल आपने अभी पढ़े कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे, और आपके पास इसका मैस 2.016 होगा। लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा, 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो ये भी आप क्वेश्चन लाजमी तैयार करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता रहता है। 1 मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस हैज़ डिफरेंट मैसेज बट ऑक्युपाइज सेम वॉल्यूम, वाई। वो कहता है कि अगर 1 मोल गैसेस का हो तो उसके मैसेज डिफरेंट होते हैं, बट वो जो है वॉल्यूम जो है वो उनका सेम होता है। इसकी क्या वजह है, तो इस स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से लिखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन कवर हो। और सेम यही स्टेटमेंट लिखेंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि बिकॉज मैसेज एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ नो इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ अ गैसेस। इन गैसेज molecules are widely separated from one another
and have large empty spaces. The distance between two molecules is approximately 300 times of the diameter. उनके डायमीटर के 300 टाइम वो ज़्यादा डिस्टेंस होता है जो उनके मॉलिक्यूल के दरमियान में होता है। Therefore, 1 mole of different gases occupy same volume although their masses may be different. masses उनके डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वॉल्यूम उनका क्या होगा, सेम होगा। तो जैसा कि आपके पास 1 मोल मीथेन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो उसके 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे, मैस उसका 16 ग्राम है, और अगर आप उसके मोलर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, सेम होगा, चाहे मैस जितना भी इसका हाइड्रोजन से ज़्यादा है लेकिन मोलर वॉल्यूम 22.414 ही होगा। तो नेक्स्ट वो कहता है कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए आपको पहले जो है वो नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मैस आपको गिवन है और एटॉमिक मैस का आपको पता होना चाहिए, मैस को एटॉमिक मैस पे उस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा मोलर मैस पे डिवाइड करने से। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स बने हैं 4.4 इंटू 10⁻³ मोल्स। 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन, कितने एटम होते हैं उसके अंदर, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, और 4.4 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ सोडियम कंटेन, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। तो इसी तरीके से छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे आते रहते हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से लाजमी करना है। न्यूमेरिकल जितने भी हों चैप्टर 1 के अंदर, छोटे छोटे जो 2-2 नंबर के न्यूमेरिकल होते हैं ये आते हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो दे सकता है, चाहे कम्बिनेशन में ना भी हो फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल, लेकिन वो शॉर्ट जो न्यूमेरिकल होता है ना 2 नंबर वाला, वो वहाँ से वो दे सकता होता है। तो ये आपने लाजमी करना है। जो ड्यूरिंग लेक्चर आप फार्मूलाज समझते थे ना कि ये इस चीज़ का फार्मूला है, इस चीज़ का फार्मूला है, तो वो आखिर कहीं ना कहीं पे इम्प्लीमेंट हो रहे होते थे, तो उनको आपने लाजमी जो है वो साथ साथ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस का कि डिफाइन स्टिशियोमेट्री एंड राइट डाउन द बेसिक अजम्पशन। तो पहले आप इसको डिफ़ाइन करोगे और डिफ़ाइन अच्छे तरीके से किया करें जैसा कि आपको समझाया जाता है। फिर वहाँ पे डेफिनेशन आपकी कि अगर वो स्टेटमेंट ठीक नहीं होती तो उसके भी नंबर कटते हैं और एग्जाम्पल के भी कटते हैं। जहाँ पे अजम्पशन पूछ रहा है तो वो भी साथ लिखनी पड़ेगी। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट as given by बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करनी है, as given by the बैलेंस केमिकल इक्वेशन is called स्टिशियोमेट्री। बेसिक अजम्पशन इसकी कौन कौन सी होती हैं जी, रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उनको क्या होना चाहिए, कंप्लीटली कन्वर्टेड होना चाहिए, और किसी किस्म का साइड रिएक्शन ना हो, नो साइड रिएक्शन अकर्स, वहाँ पे साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसी सीक्वेंस का क्वेश्चन है जी आपके पास के विच लॉ आर टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। जी मैं दोनों लॉज शायद पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ये भी लाजमी आपने यहाँ पे मेंशन करना है, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको भी आपने लाजमी तौर पे आपने करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को तो मैं पीछे डिफ़ाइन कर चुका हूँ, लेकिन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को मैंने डिफ़ाइन नहीं किया, तो इसको भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द सेम रेशो बाय वेट। वो कहीं पे भी हो प्योर जो आपके पास केमिकल, उसके अंदर जो रेशो होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए ताकि आपके बोर्ड के सारे क्वेश्चन जो वहाँ पे हों वो अच्छे से हल हो सकें। आखिरी कुछ सवाल चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, राइट द स्टेप फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट, और फिर आप आगे इसके स्टेप्स लिखेंगे कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट कैलकुलेट करेंगे हम, फिर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि एक्सपेक्टेड होगी,
उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर रिएक्टेंट विच गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम देखेंगे कि कौन सा था, वो ही हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इसके बाद शार्ट क्वेश्चन है जी कि वाई इन एक्सपेरिमेंटल वर्क वन आर मोर रिएक्टेंट आर जो है वो यूज्ड इन एक्सेस क्वांटिटी। कोई ना कोई जो है वो रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में, ज़ाहिर बात है एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा तो दूसरा क्या होगा, एक्सेस होगा। टू कंप्लीटली कंज्यूम द एक्सपेंसिव रिएक्टेंट, सो अदर रिएक्टेंट आर टेकन इन लार्ज एक्सेस देन एक्सपेंसिव रिएक्टेंट, हेंस ऑल द एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज कम्प्लीटली यूज्ड अप इन द केमिकल रिएक्शन। ज़ाहिर बात है एक महंगा है आपके पास रिएक्टेंट और दूसरा क्या है, सस्ता है, तो आप सस्ता तो जितनी मिकदार में भी कर दें तो वो एक्सेसिव ही रहेगा, और जो महंगा है जिस पे पैसे ज़्यादा लगने हो तो वो ज़ाहिर बात है आप कम लेंगे और उससे गुजारा ही चलाएंगे, तो वो ज़ाहिर बात है पहले ही ख़त्म होगा तो उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट ही बोलेंगे। तो दूसरे इसका टू स्पीड अप द रिएक्शन सिंस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट, सो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन रिएक्टेंट में स्पीड अप द रिएक्शन। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगी वो जो है वो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इसके स्पीड ऑफ रिएक्शन पे, तो उसको क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है बोर्ड के अंदर। एक्चुअल यील्ड इज यूजुअली लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, या फिर ये बन सकता है व्हाई द एक्सपेरिमेंटल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये एक्चुअल और ये एक्सपेरिमेंटल थोड़ा सा नाम चेंज करके कंफ्यूज करते हैं। तो फिर एंड पे एक और तरीके से भी दे सकता है, वाई थ्योरेटिकल यील्ड इज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, उसको उल्ट कर देगा। तो तीनों तरीकों से कोई 30 बार ये क्वेश्चन, 30 से भी ज़्यादा बार क्वेश्चन ये आ चुका है। तो अब देखिए ये क्यों होता है ऐसा। पहले तो बात यह है कि ये इनएक्सपीरियंस जो पर्सन होते हैं ना, जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट को क्या कर देते हो, साथ साथ वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ये मसला बनता है। बाई प्रोडक्ट भी बाज़ौक़ात बन जाते हैं, उनकी वजह से भी होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कभी आपको पता है कि कंप्लीट नहीं होते, इसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम बन सकता है। प्रोडक्ट इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग देयर सेपरेशन, प्योरिफिकेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सेपरेशन, फनल से वॉशिंग, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं इनसे भी प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो सकता है। तो इससे भी आप कह सकते हो कि ये वाला फ़र्क पड़ सकता है। तो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन बी एक्सप्रेस्ड। ये भी आ सकता है और यूं भी आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, वाई वी कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड, या ये भी आ सकता है व्हाट इज परसेंटेज यील्ड, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही है। आप वहाँ पे कहते हो ना इतने क्वेश्चन कौन तैयार करे, क्वेश्चन 3-3 4-4 बन रहे होते हैं और आंसर एक ही होता है। तो आपने तो आंसर तैयार करना होता है ना यार, क्वेश्चन को थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें ये क्या होता है। तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पर डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि ये एफिशिएंसी ऑफ द गिवन रिएक्शन का एफिशिएंसी उसके देते। इट इज़ यूज टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस। बहुत सारे रिएक्शंस की आपस में एफिशिएंसी को भी क्या करता है, उनका कंपैरिजन करवाता है, उनके कंपेयर करता है। फिर वो कहता है कि थ्योरेटिकल यील्ड और जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है इनको डिफ्रेंशिएट तो कर दें कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो जो आपके पास एक्चुअली ऑब्टेन होता है प्रोडक्ट उसको एक्चुअल यील्ड कहते हैं, और जिसको आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हो उसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। एक्चुअल यील्ड अभी आपने पढ़ा कि ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, और थ्योरेटिकल यील्ड ग्रेटर होती है एक्चुअल यील्ड से। रिवर्सिबल नेचर ऑफ रिएक्शन एंड साइड रिएक्शन डिक्रीज द एक्चुअल यील्ड, ज़ाहिर बात है, लेकिन वहाँ पे उसका कोई असर नहीं पड़ता थ्योरेटिकल यील्ड के अंदर। लॉस ऑफ प्रोडक्ट होता है एक्चुअल यील्ड में प्योरिफिकेशन के दौरान, सेपरेशन के दौरान, लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड में ऐसा कोई लॉस नहीं होता क्योंकि वो तो कैलकुलेटेड है। तो एक्चुअल यील्ड एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है और थ्योरेटिकल यील्ड एक थ्योरेटिकल टर्म है। तो ये इनके दरमियान में डिफरेंस था बेटा। ये हमारे क्वेश्चन थे। तो आज हमारा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों जो है वो फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। यही वो क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपके पेपर के क्वेश्चन आने हैं।
इनको अच्छे तरीके से कर लें तैयार तो आप दुआएं देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब्दुल हफीज़ बंदयालवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।